Actually, my dear friends, can we start? So, very good morning to all of you. चलिए, आज के लेक्चर पे हम लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट के यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4 इन दो यूनिट्स को खत्म करेंगे। वैसे यूनिट नंबर 3 जो है थोड़ा सा ट्रिकी है, इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, तो एकदम शांत तरीके से उसको रिवाइज करना पड़ेगा, कोई घाई गड़बड़ नहीं करेंगे। तो यूनिट नंबर 3 सेल ऑफ गुड्स एक्ट का यूनिट नंबर 3 जो है उसका नाम क्या है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ द गुड्स। तो नाम से लग रहा है आपको कि इसके अंदर दो पॉइंट पढ़ने हैं। एक तो आपके गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर कब होगी और आपके गुड्स की डिलीवरी कब हुई है, कब मानेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इस टॉपिक को डिवाइड करना चाहूंगा तो मैं बस अगेन दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहला होगा दैट इज कि आप लोगों के गुड्स की प्रॉपर्टी या फिर टाइटल ट्रांसफर कब होगा, और दूसरा कि क्या कोई नॉन ओनर आपके गुड्स की प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफर कर सकता है। जो सेकेंड पार्ट है उसके ऊपर सवाल मैक्सिमम पूछा गया है, क्योंकि उसके अंदर हमको पढ़ना है कि क्या कोई नॉन ओनर ट्रांसफर कर सकता है। उसका आंसर है नो, लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शंस है और उन एक्सेप्शंस पे बहुत ज्यादा सवाल पूछा है, तो उस पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। पहले पार्ट पे थोड़ा कम फोकस करेंगे, बिकॉज पहले पार्ट में आपको अगर सवाल आएंगे तो वो रिटेल ज्यादा आएंगे, होलसेल कम आएंगे। होलसेल सवाल बनेगा वो तो लैटर पार्ट पे बनेगा, तो आपका भी फोकस उस पे ज्यादा होना चाहिए कि लैटर पार्ट दैट इज नॉन ओनर गुड्स को बेच सकता है क्या, उस पे ज्यादा होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू द होलसेल। एंड रिटेल के लिए आप पहले पार्ट पे फोकस रखेंगे। छोटे छोटे पॉइंट्स अगर आपके क्लियर भी हो चुके हैं तो एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस आप टैकल कर पाओगे। समझे बात को? तो उसी तरीके से हम लोग रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, चलिए सो आते हैं पहले पार्ट पे, दैट इज द पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, तो आप मुझको बताना कि प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। प्रॉपर्टी के दो मतलब होते हैं, एक होती है क्या बोलो, जनरल प्रॉपर्टी, और एक होती है क्या बोलो, स्पेशल प्रॉपर्टी। तो यहां पे हम लोग कौन से प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं? सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, दी जनरल प्रॉपर्टी। बिकॉज़ स्पेशल प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने का सवाल पैदा होता है नहीं, तो जनरल प्रॉपर्टी। और हमने इस यूनिट के अंदर एक और बात पढ़नी है क्या, कि रिस्क जो है वो किसके साथ ट्रांसफर होती है? प्रॉपर्टी के साथ ट्रांसफर होती है। और इसीलिए ये यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज अगर मान लेते आपकी प्रॉपर्टी ही ट्रांसफर नहीं हुई है तो आपके गुड्स की रिस्क किसके पास है पता नहीं चलेगा। बिकॉज आगे आगे जब हम लोग गुड्स इन ड्यूरिंग गुड्स आर इन ट्रांजिट वगैरह वगैरह ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर उसको पढ़ने का एक ही मकसद होगा कि रिस्क किसका है। तो इस यूनिट के अंदर पढ़ना क्या है कि आज इस टाइम पे गुड्स जहां पर भी है रिस्क किसका है, तो उस एंगल से इन सारी बातों को पढ़ना है। सही बात है, बस पढ़ के कुछ नहीं समझेगा। अगेन कॉन्सिक्वेंस क्या है, इंस्टेंसेस क्या है वो समझेंगे तो पढ़ने का थोड़ा मतलब आएगा। सही बात है, चलिए तो नंबर 1 पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। तो आप मुझको बताना कि अगर मान लेते आपके गुड्स स्पेसिफिक है, क्या है बोलो एकदम शांति से। हाँ, अगर मान लो आपके गुड्स क्या है बोलो, स्पेसिफिक या असर्टन है। यूजुअली स्पेसिफिक और असर्टन दोनों हम लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, येट देयर इज स्लाइट डिफरेंस, बट इन लेमन टर्म्स वी यूज इट इंटरचेंजेबली। तो अगर मान लो आपके गुड्स स्पेसिफिक है या असर्टन है तो गुड्स की प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होगी? एज एंड व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। सही बात है, तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी टाइम वगैरह फिक्स करा जाएगा उसी टाइम पे गुड्स की प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मोबाइल, अगर ये मोबाइल स्पेसिफिक है, असर्टन है, तो सेलर और बायर मिलके सोचेंगे कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर कब करनी है। माइट भी वो सोचेंगे कि पैसा आज पे करो तो आज मिलेगा, पैसा तुम अगर कल पे करोगे तो कल मिलेगा। तो व्हाटएवर anything can happen, any condition can be imposed in the contract with respect to the transfer of properties। सही कि गलत? हो सकता है वो सेल और रिटर्न बेसिस पे दे दे, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे दे दे, तो कोई भी चीज पॉसिबल है अगर आपके गुड्स क्या है बोलो, स्पेसिफिक है या फिर असर्टन है। अब उसी के कंपैरिजन में अगर मैं बात करता हूं आपके गुड्स क्या है बोलो, अनअसर्टन है, तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कब होगी बताओ? जब गुड्स को क्या करा जाएगा, असर्टन करा जाएगा। और जब गुड्स असर्टन होंगे
तब ट्रांसफर होगा जब वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ बातें लिखेंगे। देखो कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो समझेगा। अब इसके ऊपर रिटेल होलसेल सवाल नहीं बनेगा, आएगा तो रिटेल सवाल बन सकता है। तो अगर आपके गुड्स स्पेसिफिक है, असर्टन है, तो गुड्स की प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होती है? एज एंड व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। अगर आपके गुड्स अनअसर्टन है तो गुड्स को पहले असर्टन करना पड़ेगा एंड देन असर्टन गुड्स के रूल उस पर अप्लाई कर जाएंगे कि भैया आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी एज एंड व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड और एज पर द कंडीशन इंपोज्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। सही बात है। चलिए तीसरे गुड्स की बात करते हैं। अगर मान लेते हैं आपके गुड्स स्पेसिफिक है और वो डिलीवरेबल स्टेट में भी है, तो प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होगी? भैया ये तो किसकी बात होगी? स्पेसिफिक गुड्स की होगी। लगेज प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी या कॉन्ट्रैक्ट की तरह होगी। लेकिन अगर आपके गुड्स स्पेसिफिक है लेकिन डिलीवरेबल स्टेट में डालना है, टू बी इन अ डिलीवरेबल स्टेट, तो आपकी प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होगी? भैया स्पेसिफिक है लेकिन उसको भी क्या करना पड़ेगा? डिलीवरेबल स्टेट में डालना पड़ेगा। सही बात है। एग्जाम्पल मैंने दिया था कार। मान लो आप कार लेने के लिए चले गए। अब कार तो होती कहां पे? गोडाउन में। अब गोडाउन में कार है तो वो ऐसी मतलब धूल मिट्टी से लथपथ होती है। मैंने आपको एक गोडाउन का इमेज भी दिखाया था, याद है अगर आपको? तो कार को क्या करना पड़ेगा? उसको पहले वॉश करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा पॉलिश करना पड़ेगा, जो भी एक्सेसरीज मैंने बोले हैं उन एक्सेसरीज को उसके साथ फिट करना पड़ेगा। देन कार विल बी इन अ डिलीवरेबल स्टेट एंड देन आपको डिलीवरी होगी। मैंने कार खरीदी करी है, इसका मतलब ये नहीं कि शोरूम वाला मुझको बोलेगा जाओ जाके गोडाउन में वो कार पड़ी ना उसको लेके आओ, ऐसा नहीं होगा। सही कि गलत? तो अगर मान लो आपके गुड स्पेसिफिक है कि मेरे को ये गाड़ी खरीदी करनी है, अब ये गाड़ी डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है तो उसको डिलीवरेबल स्टेट में लाइए एंड देन मुझको दीजिए। तो गुड्स अगर स्पेसिफिक है और उसको डिलीवरेबल स्टेट में डालना है तो गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में डालिए। पुट इट इनटू व्हाट? डिलीवरेबल स्टेट। अगेन बात कर रहा हूं मैं कि यहां पे आपको होलसेल वाली बातें याद नहीं रखनी है, छोटे छोटे इन पॉइंट्स को याद रखेंगे बिकॉज उस पर रिटेल सवाल बनने के चांसेस है। ठीक है। उसके बाद अगर मान लेते हैं आपके गुड्स स्पेसिफिक है साथ साथ डिलीवरेबल स्टेट में भी है, लेकिन सेलर ने कुछ ऐसा करना है जस्ट टू असर्टन द प्राइस, तो बताएंगे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कब होगी? जब सेलर प्राइस को असर्टन करेगा। जैसे वेइंग करना है, मेजरिंग करना है, वट एवर इट इज, तो उनके गुड्स की प्राइस डिटरमाइन करने के लिए जो भी काम करना है सेलर ने वो करना चाहिए, फिर जाके प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी। सही बात है। नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन आएगा। अगर मान ले आपके गुड्स भेजे है, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल या फिर हम बोलेंगे सेल और रिटर्न बेसिस पे, तो प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होगी? तो यहां पे हमको देखना है कि अगर मान लो मैंने आपको मेरी कार दी है और बोला है कि एक हफ्ते के लिए आप यूज करिए, अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो गुड्स आपके पास रखिए और नहीं है तो मुझको वापस करिए। तो अगर मान लेते हैं बायर उसको एक्सेप्ट करता है तो क्या सेल माना जाएगा? यस। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये डिस्कस करनी है कि अगर मान लो वो एक्सेप्ट नहीं करता है, नॉट एक्सेप्टेड, यू टेल मी उसका नॉन एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होना चाहिए। अगर उसने कम्युनिकेट करा तो क्या सेल कंप्लीट हुआ माना जाएगा? नहीं। लेकिन अगर उसने एक्सेप्ट नहीं करा है और कम्युनिकेशन भी नहीं करा है, नॉट कम्युनिकेटेड, तो क्या सेल माना जाएगा? इसका मतलब क्या रिस्क बायर की हो जाएगी? तो मैंने बोला ना आपको पहले ही टॉपिक शुरू होने से पहले कि जो भी पढ़ेंगे वो किस एंगल से पढ़ेंगे कि रिस्क किसका है वो समझने के लिए। तो अगर मान ले उसने कम्युनिकेट करा तो रिस्क आज भी सेलर का है, लेकिन उसने अगर एक्सेप्टेड नहीं है, ये कम्युनिकेशन नहीं करा, तो रिस्क किसका हो जाएगा? बायर का। व्हाई? बिकॉज इट विल बी टर्म्ड एज इट इज अ सेल। चलो एक छोटा सा एग्जांपल इसके अंदर पूछता हूं। अगर मान लेते हैं गुड्स को उसने रिजेक्ट करा है और उसने कम्युनिकेट भी करा सेलर को, लेकिन आज भी गुड्स बायर के पोजीशन में है, तो लेट मी नो क्या यहां पे सेल माना जाना चाहिए कि नहीं माना जाना चाहिए? सवाल समझे? सवाल क्या है कि आज मैंने आपको कार दिया, लेकिन एक हफ्ते के लिए यूज करिए, नहीं तो वापस करिए। आपने मुझको फोन करके बोला एक हफ्ते के बाद, सर मेरे को गाड़ी पसंद नहीं आई, मैं आपको गाड़ी वापस करूंगा, तो पोजीशन किसके पास है? आपके पास है। लेकिन आपने मुझको नॉन एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करा हुआ है, तो आप बताएंगे सेल होगा कि नहीं होगा? द आंसर इज नो,
बिकॉज आपने मुझको स्पेसिफिकली कम्युनिकेट करा है और एक टाइम भी बताया जिस टाइम के अंदर आपने मुझको गुड्स रिटर्न भी करने हैं। सही बात है। अच्छा, अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई टाइम फिक्स नहीं है जो गुड्स को रिटर्न करने का होगा, तो गुड्स कितने टाइम में रिटर्न आने चाहिए? गुड्स रीजनेबल टाइम में रिटर्न आने चाहिए। सही बात है। तो इन सब के अंदर अगर रिटेल सवाल में पहला कैंडिडेट जो इंपॉर्टेंट हो सकता है वो होगा आपका पॉइंट नंबर 5। तो इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क करिए, पॉइंट नंबर 5। इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस रख के रिवीजन करके आप एग्जाम में जाएंगे। कर लिया मार्क? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट, reservation of right of disposal. Now what is this reservation of right of disposal? कि आज मान लो मैंने मुंबई से गुड्स को दिल्ली भेजना है और मैंने उसको कैरियर के पास दे दिया, लेकिन कैरियर को मैंने क्या कहा कि इन गुड्स का डिलीवरी आप बायर को तब तक नहीं देंगे जब तक मैं आपको परमिशन नहीं देता, बिकॉज बायर हैज टू डू समथिंग विच अलाउज मी टू गिव डिलीवरी टू द बायर। पॉसिबिलिटी हो सकता है, प्राइस का मेन कंडीशन हो सकता है कि मैंने यहां से गुड्स तो भेज दिए, बायर ने कहा है कि जब तक गुड्स मेरे पास पहुंचेंगे आपको उसका प्राइस मिल जाएगा, तो मैंने कैरियर को क्या कहा कि जब तक मैं ना कहूं तब तक उसको डिलीवरी नहीं करना, और मैं कब कहूंगा कि उसको डिलीवरी करो? जब मुझको उसका प्राइस मिल जाएगा। बात समझे? तो इसको बोलते हैं रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल। किसको? डिस्पोजल टू द बायर। डिस्पोजल मतलब क्या? डिलीवरी टू द बायर। तो इस राइट को मैंने रिजर्व करा हुआ है। सही बात है। तो इसका ये हो गया इसका मतलब। अब यहां पे जो डिस्कशन वाला पॉइंट है वो क्या है कि व्हेन इट विल बी टर्म्ड एज द राइट ऑफ डिस्पोजल हैज नॉट बीन रिजर्व, कि राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व नहीं करा है, ऐसे हम लोग कब मानेंगे? अगर मान लेते हैं गुड्स को कैरियर के पास दे दिया है विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल, तो क्या बायर को डिलीवरी उसी दिन पे हुई है ऐसा माना जाएगा? अगर मान लो मैंने राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व नहीं करा है और मैंने अगर कैरियर को गुड्स दे दिए, तो क्या बायर को गुड्स का डिलीवरी हो चुका है ऐसे मानेंगे? इसका मतलब जिस दिन मैंने कैरियर को गुड्स दे दिए उसी दिन पे रिस्क ट्रांसफर हो गया। आंसर इज यस। लेकिन अगर मैंने कैरियर को गुड्स दे दिए बट विथ रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल, तो बताएंगे मुझको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कब होगी? जब उसको गुड्स डिलीवर होंगे। जिस समय तक गुड्स कैरियर के पास है, जिस समय तक गुड्स को डिलीवर नहीं करा गया है, उस समय तक किसका रिस्क माना जाएगा? सेलर का रिस्क माना जाएगा। तो ये इसके अंदर जो है वो पॉइंट अपने याद रखना है। सो पहले इसके अंदर आप क्या याद रखेंगे कि राइट ऑफ रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल का मतलब क्या होता है, और अगर मैंने विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल अगर गुड्स को ट्रांसफर करा, कैरियर को दे दिया, तो प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होगी, और मैंने विथ रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल अगर कैरियर को दिया तब प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होगी, ये इसके अंदर याद रखना है। तो पॉइंट नंबर 6 को भी आप थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। इस पे भी आपको थोड़े से रिटेल वाले सवाल, प्रैक्टिकल केस स्टडी सवाल बन सकते हैं। हो गया। तो इस चैप्टर के अंदर जो पहला पॉइंट है वो हमने कवर कर लिया है। अब दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं जो आपके लिए होलसेल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, दैट इज सेल बाय नॉन ओनर। बताएंगे मुझको क्या कोई नॉन ओनर गुड्स को बेच सकता है? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। क्या कोई नॉन ओनर अपने पास के गुड्स किसी और को बेच करके उसको बेटर टाइटल ट्रांसफर कर सकता है? द आंसर इज अगेन नो। लेकिन क्या इसके कुछ एक्सेप्शन है? अच्छा, इसके पहले एक बात बताओ, इसके लिए कोई लैटिन मैक्सिम है क्या सेल बाय नॉन ओनर के लिए? क्या है बोलो? नेमो डैट, वो क्या बोलते उसको, क्या बोलते उसके, क्वाड ना, नेमो डैट क्वाड, बराबर है ना? नॉन हैबिट, हैबिट यानी HABT, अरे श्योर? तो ये भी आप याद करेंगे। अगर एग्जाम में सवाल बना तो ये मैक्सिम जो है आपने लिखना है। मैक्सिम यानी कि प्रिंसिपल काइंड ऑफ थिंग, तो ये आपने एग्जाम में लिखना है। एग्जाम में कभी कभार ये भी आता है, एक्सप्लेन नेमो डैट कॉड नॉन हैबिट एंड इट्स एक्सेप्शन। सही बात है। और उस केस में बावरला सर के इकडे तिकडे बघायचं, वो ये कह रहे हैं दैट सेल बाय दी नॉन ओनर।
तो अगर मान लो नॉन ओनर बेच रहा है तो वो बेटर टाइटल ट्रांसफर नहीं करेगा, लेकिन उससे एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन नंबर 1, शांति से रिवाइज करेंगे। एक्सेप्शन नंबर 1 बताएंगे, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। हु इज मर्केंटाइल एजेंट, एक बार बताएंगे। The agent who can buy, sell, consign, raise, buy, sell, consign, raise। उसके अंदर जो सेल वर्ड आ रहा है, सेल, बाय सेल, मतलब क्या? द एजेंट विल सेल द गुड्स ऑन योर बिहाफ। मीन्स एजेंट इज नॉट द ओनर बट इज एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल। से मैंने किसी स्टूडेंट को अपॉइंट किया कि मेरी कार बेचो, तो एजेंट मेरे बिहाफ पे कार बेच रहा है। एजेंट थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन एजेंट जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो किसके बीच में एंटर करवा रहा है? मेरे और थर्ड पार्टी के बीच में। क्या एजेंट ने बेचा तो उसको बेटर टाइटल मिलेगा? यस। क्या अगर एजेंट ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा है और मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से मना कर रहा हूं, तो क्या वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाना चाहिए? द आंसर इज यस। व्हाई? बिकॉज द एजेंट हैज एंटर्ड द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रिंसिपल एंड द थर्ड पार्टी, ही जस्ट द इंटरमीडिएटरी। तो इवन इफ ही इज नॉट ओनर बट थर्ड पार्टी कैन गेट द बेटर टाइटल। तो वो इसके अंदर जो एंड पॉइंट है वो ये है कि अगर सेल बाय नॉन ओनर हो रहा है तो क्या थर्ड पार्टी को बेटर टाइटल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो चेक करना है। तो पहला आएगा सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। दूसरा क्या आएगा बोलो? सेल बाय जॉइंट ओनर। व्हाट इज जॉइंट ओनर? अगर मान लेते हैं कि ए, बी और सी तीन किसी टेलीविजन सेट के ओनर है और उन्होंने ए के पास वो टेलीविजन सेट रखा हुआ है, ए ने उसको भेज दिया थर्ड पार्टी को, तो क्या थर्ड पार्टी को बेटर टाइटल मिलेगा? द आंसर इज यस। किसने भी भेजना है, अगर उसके पास उसका पोजीशन है तो इट इज इंप्लाइड दैट इट हैज बीन ऑथराइज्ड टू दैट जॉइंट ओनर टू डील विद दैट पर्टिकुलर गुड्स। तो यहां पे टेलीविजन सेट के साथ ए को डील करने की अथॉरिटी मिली है और इसीलिए हम क्या मानेंगे कि भैया थर्ड पार्टी को बेटर टाइटल मिलेगा। थर्ड वन क्या होगा? सेल बाय, जोर से बोलो, सेल बाय, सेल अंडर दी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। चलो इसके अंदर जयकांत शिखर को वापस लेके आते हैं। ओके, जयकांत शिखर को वापस लेके आते हैं। अब ये पे गुड्स नहीं है, लेकिन चलो मान लेते हैं गुड्स है। तो अगर मान लेते हैं यहां पे है जयकांत शिकरे। जयकांत शिकरे ने ओल्ड मैन से कोई प्रॉपर्टी ले ली अंडर, क्या बोलो? अंडर कोर्शन। अंडर कोर्शन। अब ओल्ड मैन के पास दो ऑप्शन है, क्या? एक तो वो उसको एक्सेप्ट करे या फिर वो उसको रिजेक्ट करे। मतलब कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट करना चाहता है तो वो किसके पास जाएगा? कोर्ट में जाएगा, लेकिन उसका भी एक समय होगा। अब बिफोर द ओल्ड मैन टुक सम स्टेप्स टू रिजेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट, जयकांत शिकरे सोल्ड दिस प्रॉपर्टी टू सिंघम। तो इसको कहते हैं सेल ऑफ द प्रॉपर्टी, जो उसने वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होल्ड करी हुई है। मतलब जयकांत शिकरे ने ये प्रॉपर्टी एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपने पास होल्ड करी है, एंड बिफोर द पर्सन, एग्रीव्ड पर्सन, took some steps to reject the contract, the particular property has been sold by the person who hold it, and इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? वैलिड। और क्या सिंघम को बेटर टाइटल मिलेगा? द आंसर इज यस। तो पहला कौन सा था बोलो? सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। दूसरा सेल बाय जॉइंट ओनर। तीसरा सेल बाय, सेल अंडर द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। फोर्थ एक्सेप्शन क्या आएगा? सेल बाय अनपेड सेलर या सेल बाय सेलर। अच्छा, इसके अंदर क्या याद रखेंगे आप लोग? सेल बाय सेलर में क्या याद रखेंगे? हाँ जी, कुछ समझा नहीं मुझको। सेल बाय सेलर में क्या याद रखेंगे? हाँ जी वर्दा जी, सेल बाय सेलर में क्या याद रखेंगे? मतलब हम लोग यहाँ पे ये याद कर सकते हैं कि अगर सेलर ने गुड्स को सेल करा हुआ है लेकिन फिर भी गुड्स का पोजीशन उसके पास है, हरीश्वर, तो सेल बाय सेलर हैविंग द पोजीशन ऑफ द गुड्स इवन आफ्टर द सेल। सही बात है। तो आज मान लो ए ने गुड्स बी को बेचे हुए हैं, लेकिन आज भी गुड्स का पोजीशन किसके पास है?
सेलर के पास है, तो क्या वो उसको थर्ड पार्टी को बेच सकता है? यस। और क्या थर्ड पार्टी को बेटर टाइटल मिलेगा? द आंसर इज स्टिल यस। तो सेल बाय सेलर हैविंग द पोजीशन ऑफ द गुड्स इवन आफ्टर द सेल कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एंटर्ड। नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन क्या आएगा? कम ऑन, सेल बाय बायर। बताएंगे सेल बाय बायर में क्या होता है? अब ये बायर में क्या, ए ने गुड्स को बी को बेचा, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है क्या? द आंसर इज नो। तो बायर के पास प्रॉपर्टी नहीं है गुड्स का, लेकिन फिर भी उसने किसको बेचा? थर्ड पार्टी को बेचा, तो क्या उसको बेटर रिटर्न मिलेगा? यस। यहाँ पे क्या माना, पहला केस जो है सेल बाय सेलर, सेल बाय बायर, दोनों केस में याद रखना कि इन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट का कर दिया है ब्रिज। सही बात है। और इस केस में दोनों पार्टीज एक दूसरे के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं, बट इसमें ये जो थर्ड पार्टी है इसको कोई अफेक्ट नहीं आएगा, इसको बेटर टाइटल मिलेगा, ये पॉइंट याद रखना। तो सेल बाय बायर, सॉरी सेल बाय सेलर, सेल बाय बायर। और कुछ? सेल बाय एस्टोपल। अब इसमें मैंने स्वरूप सर, स्वप्निल सर का एग्जांपल दिया था, इजंट इट? तो मान लो मैं स्वरूप सर या स्वप्निल सर की गाड़ी किसी और को बेच रहा हूं उनके सामने, और वो मुझको मना नहीं कर रहा है, मतलब इट इज इंप्लाइड दैट दे हैव गिवन मी द अथॉरिटी टू सेल देयर व्हीकल। यस, तो उसको बोलते हैं सेल बाय एस्टोपल। तो बताएंगे क्या मैं उसके उनके गाड़ी का ओनर हूं? नहीं, लेकिन क्या फिर भी थर्ड पार्टी को बेटर रेटर मिलेगा? यस, सेल बाय एस्टोपल, ये पॉइंट याद रखना। ओके कि अगर मान ले मैं किसी और के गुड्स उसके ही सामने किसी और को बेच रहा हूं और वो ओनर मेरे को मना नहीं कर रहा है, हैज नॉट स्टॉप माय अथॉरिटी, देन थर्ड पार्टी को बेटर रेटर मिलेगा, बिकॉज थर्ड पार्टी इस डीलिंग में ये सोच रहा है कि मैं ही उन गुड्स का ओनर हूं। तो सेल बाय एस्टोपल। और कुछ? सेल बाय अनपेड सेलर। अब ये अनपेड सेलर की कहानी हम लोग यूनिट नंबर 4 के अंदर पढ़ने वाले। व्हाट इज अनपेड सेलर? जिसका पूरा पैसा नहीं मिला है, तो क्या उसके पास ये पूरा अधिकार बन जाता है कि वो गुड्स को आगे बेचे? द आंसर इज यस, टू बी डिस्कस डिटेल्ड इन द यूनिट नंबर 4। तो आई गेस इतने कुछ मेजर पॉइंट्स है जिसके अंदर हमको पढ़ना है कि से नॉन ओनर भी गुड्स को बेच सकता है। और कुछ बचा है? सेल अंडर द अदर एक्ट्स, तो जिसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे? ऑफिशियल लिक्विडेटर आएगा, या फिर फाइंडर ऑफ गुड्स आएगा, और बस चलो ठीक है, इतना ठीक काफी है। तो अदर एक्ट्स के अंदर या अदर लॉज के अंदर ऑफिशियल लिक्विडेटर भले वो ओनर नहीं है तो वो इंसॉल्वेंट के ब्याह पे गुड्स को बेच सकता है, लेकिन फिर भी बेटर डेटर मिलेगा। और फाइंडर ऑफ गुड्स में तो हमने डिस्कस कर ही लिया कि अगर फाइंडर ऑफ गुड्स है, गुड्स पेरिशेबल नेचर, तो लगेज बेचेगा, और अगर वो ट्रू ओनर को फाइंड नहीं कर पाए फिर भी बेच देगा। तो ये होते हैं क्या बोलो, 8 पॉइंट जहां पे सेल हो रहा है बाय नॉन ओनर, लेकिन फिर भी ये क्या है, वैलिड है। इसका कोई याद करने का तरीका हमने देखा हुआ था? याद करने का तरीका देखा हुआ था? नहीं, उसको हम लोग एक ट्यून में याद कर रहे थे ना। हाँ बेटा, हाँ जी, बेली, हाँ बेली। अच्छा, बेलमैन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो नहीं बेच सकता, वो क्यों बेचेगा? नहीं मिलेगा, बेलमैन के अंदर नहीं मिलेगा ना। बेलमैन के लिए, बेलमैन का इसेंस ही है कि मैंने तुमको गुड्स दिए किसी पर्पस के लिए। गुड शाल भी बोला है, द वर्ड इज शाल देयर, the goods shall be returned back to the original owner. Whenever I give you the meaning of bellman, I use the word shall. तो शाल माने कंपलसरी, अगर वो आगे बेच रहा है और वापस नहीं कर रहा है तो इट इज अ ब्रीच ऑफ द बेलमैन, थर्ड पार्टी को बेटर टाइटल नहीं मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? बेली और उसके बीच में, हाँ तो वॉइड है, वी कैन रिटेन, वी कैन रीगेन द पोजीशन ऑफ द गुड्स। सही बात है। चलिए, तो सेल बाय नॉन ओनर, एक्सेप्शंस क्या होते हैं? नंबर 1, मर्केंटाइल सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, सेल बाय जॉइंट ओनर, सेल अंडर द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, सेल बाय सेलर, सेल बाय बायर, सेल बाय एस्टोपल, सेल बाय अनपेड सेलर, एंड सेल अंडर द अदर एक्ट्स। याद हो जाएगा। नंबर 1 वापस एक बार बताएंगे मुझको क्या, बताएंगे मुझको क्या, क्या नॉन ओनर गुड्स को बेचेगा तो क्या उसको गुड टाइटल मिलेगा? नहीं। मैक्सिम क्या आता है? नेमो डैट कॉर नॉन हैबिट, लेकिन उसके एक्सेप्शन क्या है? सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, सेल बाय जॉइंट ओनर, सेल अंडर द वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट, सेल बाय सेलर, सेल बाय बायर, सेल बाय एस्टोपल, सेल बाय अनपेड सेलर, सेल अंडर द अदर एक्ट। वापस एक बार, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, सेल बाय जॉइंट ओनर, सेल अंडर द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय अनपेड सेलर, एंड सेल अंडर द अदर एक्ट। वापस एक बार बताएंगे क्या कोई नॉन ओनर गुड्स को बेच सकता है?
द आंसर इज नो। मैक्सिम क्या है? नेमो, डैट, कॉड, नॉन, हैबिट। लेकिन एक्सेप्शन क्या है? सेल बाय mercantile agent, sale by joint owner, sale under the voidable contract, sale by seller, sale by buyer, sale by estoppel, sale by unpaid seller and अदर एक्ट्स। याद हो जाएंगे। कुल मिला के 8 है। इसमें होलसेल सवाल बन सकता है, तो इसको होलसेल में याद करने का तरीका या होलसेल में याद करने के एफर्ट्स आने चाहिए। कैसे करेंगे उसको रिवाइज? बार बार लिखने से। अब अंदर की बातें तो आपको लिखनी नहीं है, बस ये मेन पॉइंट लिखना है। इसको अगर आपने 10 बारी भी लिख दिया ना तो ये लर्न हो जाएगा और एग्जाम में याद भी आएगा। सही बात है, ठीक है। चलिए तो यहां पे खत्म। आपका क्या बोलो? यूनिट नंबर 4, सॉरी यूनिट नंबर 3 अभी भी है कुछ बचा हुआ। चलो ठीक है। हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ डिलीवरी को डिस्कस करना है। चलो ठीक है। यूनिट नंबर 3 में हमने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी देख लिया, अब डिलीवरी की बात करते हैं। ठीक है, चलिए। यस, तो बेसिकली आप मुझको बताना डिलीवरी के कितने प्रकार होते हैं? 3। नंबर 1 एक्चुअल, दूसरा कंस्ट्रक्टिव और तीसरा बताएंगे एक्चुअल का मतलब क्या होता है। एक्चुअल का मतलब क्या होता है? जहां पे हम लोग फिजिकल पोजीशन ट्रांसफर करते हैं। व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव? एक्नॉलेजमेंट याद रखना। और सिंबॉलिक का मतलब क्या होता है? जहां पे हम लोग टोकन या कोई सिंबॉलिक एक्टिविटी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज ये कि बताएंगे मुझको अगर पार्ट डिलीवरी हो चुकी है, क्या हो चुकी है बोलो? पार्ट डिलीवरी। तो यू टेल मी, पार्ट डिलीवरी में पूरा डिलीवरी मानेंगे कि आधा डिलीवरी हुआ है और आधा नहीं हुआ मानेंगे? तो यहां पे हमको देखना है कि अगर मान लो गुड्स सेवरेबल है, सेवरेबल यानी कि सेपरेबल है, तो हम क्या मानेंगे? पार्ट डिलीवरी हो चुकी है, पार्ट डिलीवरी करनी बाकी है। लेकिन अगर गुड्स क्या बोलो? नॉन सेवरेबल यानी कि नॉन सेपरेबल है, तो हम क्या मानेंगे? पार्ट डिलीवरी इज अ फुल डिलीवरी। याद हो जाएगा। उसके बाद बताएंगे मुझको डिलीवरी के लिए अप्लाई कौन करेगा? तो एप्लीकेशन मस्ट बी बाय द बायर। सेलर खुद से डिलीवर नहीं करेगा, बायर हैज टू अप्लाई फॉर द डिलीवरी। बताएंगे मुझको प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या होगी? अगर फिक्स्ड है तो उस प्लेस पे, और अगर फिक्स नहीं है देन जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस टाइम पे जहां पे गुड्स है, उस टाइम पे उस प्लेस को हम मानेंगे प्लेस ऑफ डिलीवरी। जैसे मान लो आप टीवी खरीदी करने के चले गए, तो प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या माना जाएगा? अगर हमने डिसाइड करा है क्या कि टीवी का डिलीवरी मुझको घर पे चाहिए, तो घर पे, घर इज अ प्लेस ऑफ डिलीवरी। और अगर मैंने कुछ नहीं कहा तो डिलीवरी का प्लेस क्या होगा? दुकान। अब इसका क्या मतलब होता है सर? जैसे मान लो मैंने बोला कि मेरे को घर पे डिलीवरी चाहिए एंड सेलर एग्रीड फॉर दैट, और ड्यूरिंग ट्रांजिट अगर टीवी को कुछ हो जाता है तो किसका रिस्क है? तो किसका रिस्क है? सेलर का। और अगर मान ले मैंने कहा कि मेरे को डिलीवरी का कोई प्लेस फिक्स नहीं है और दुकान ही प्लेस ऑफ डिलीवरी है, तो घर तक आने का रिस्क किसका है? बायर का है। बात समझे? तो ये है उसके पीछे का सिग्निफिकेंस। बताएंगे मुझको टाइम ऑफ डिलीवरी क्या होगा? अगर टाइम फिक्स्ड है तो उसी टाइम पे, और अगर टाइम फिक्स नहीं है तो रीजनेबल टाइम पे डिलीवरी करनी है। अच्छा मान लो गुड्स जो है वो अगर थर्ड पार्टी के पास है, तो डिलीवरी कब मानी जाएगी? तो ये हम कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी के जैसा पढ़ रहे हैं कि अगर थर्ड पार्टी ने एक्नॉलेज करा तब डिलीवरी हो चुकी है। वो गोडाउन वाला एग्जांपल याद है? अगर गोडाउन कीपर जब तक एक्नॉलेज नहीं करेगा कि गुड्स मैंने अभी आपके लिए होल्ड करे, तब तक डिलीवरी माना नहीं जाएगा। सही बात है। चलिए उसके बाद एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी किसका होता है? अगर मान लेते हैं कुछ नहीं बोला है तो सेलर, और अगर कुछ बोला है तो एज पर दी कॉन्ट्रैक्ट। एज पर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है? हो सकता है वो बायर का हो, या हो सकता है वो 50-50% कुछ एडजस्ट कर ले। तो अगर कुछ नहीं बोला है तो प्राइमा फेसी इट इज एक्सपेंस ऑफ द सेलर, और अगर कुछ बोला है तो जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है उस हिसाब से एक्सपेंसेस को आप क्या करिए? बोन करके लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट वन, अगर मान लेते हैं रॉन्ग क्वांटिटी डिलीवर हुई, उसको इंपॉर्टेंट बात करेंगे। मार्केट इज इंपॉर्टेंट। अब तक जितना भी डिस्कशन हुआ डिलीवरी के बारे में, उसके अंदर रॉन्ग क्वांटिटी वाला इंपॉर्टेंट है। तो अगर मान लेते हैं रॉन्ग डिलीवरी, रॉन्ग क्वांटिटी जो डिलीवर हो चुकी है, तो क्या करेंगे? तो बायर के पास ऑप्शन है कि बायर कैन रिजेक्ट इट, इजंट इट? बायर कैन रिजेक्ट इट या बायर कैन एक्सेप्ट इट।
यू टेल मी, अगर बायर ने रिजेक्ट करा, बायर ने रिजेक्ट करा, तो क्या वो पूरे गुड्स को वापस करेगा कि जितना गुड्स मिला है वो अपने पास रखेगा? बाय रिजेक्ट करा तो पूरा का पूरा क्वांटिटी रिजेक्ट करेगा ना। लेकिन अगर उसने पार्ट डिलीवरी या रॉन्ग क्वांटिटी एक्सेप्ट करी है, तो क्या वो रॉन्ग क्वांटिटी का पेमेंट करने के लिए लायबल है? यस। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मान लो मैंने 100 केजी का राइस मंगवाया है और मुझको 80 केजी राइस मिला है, और मैं 80 केजी का प्राइस पे कर रहा हूं, वेदर आई एम लायबल टू पे फॉर मोर 20 केजीज? नहीं। क्या मैं 80 केजी पूरा रिजेक्ट भी कर सकता हूं? द आंसर इज यस। अगर मुझको 80 नहीं 120 केजी मिला है, तो मैं क्या करूंगा? 100 केजी रख सकता हूं, 20 केजी वापस करूंगा, यानी कि जो एक्सेस क्वांटिटी उसको रिजेक्ट करूंगा। पे कितने का करूंगा? 100 केजी का। अगर मैं 120 केजी एक्सेप्ट कर रहा हूं, तो मेरे को कितना पे करना है? 120। एकदम नॉर्मल लॉजिक है। एग्जाम में सवाल किस प्रकार से ड्राफ्टेड है, उस प्रकार से आपने आंसर करना है। तो वापस एक बार, रॉन्ग क्वांटिटी में क्या होगा? तो चाहे तो बायर पूरा पूरा क्वांटिटी रिजेक्ट करेगा, या चाहे तो वो एक्सेप्ट करेगा। अगर वो रॉन्ग क्वांटिटी कम है तो वो कितना पे करेगा? कम क्वांटिटी का पे करेगा। और अगर रॉन्ग क्वांटिटी ज्यादा है तो वो क्या करेगा? पूरे क्वांटिटी को पे करेगा। अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, वो दोनों को रिजेक्ट कर सकता है। तो ये क्या बोलो? रॉन्ग क्वांटिटी वाला पॉइंट। एनी डाउट सो फार? रॉन्ग क्वांटिटी को आप इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। नेक्स्ट वन आता है इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज। तो अगर मान लेते हैं गुड्स को इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी करनी है, तो बताएंगे मुझको क्या बायर ने इंस्टॉलमेंट में उसको एक्सेप्ट करना है? यस। जब भी इंस्टॉलमेंट मिलेगा तब उस इंस्टॉलमेंट का डिलीवरी हुआ ऐसे मानेंगे। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट वन, अगर मान ले हमने गुड्स को कैरियर के पास डिलीवर करा है, तो जिस दिन मैंने कैरियर को डिलीवर करा है, क्या उसी दिन डिलीवरी मानी जाएगी? यस। लेकिन उसके अंदर अगर मैंने राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व करा हुआ है, तो क्या डिलीवरी बायर को हुआ ऐसे मानेंगे? द आंसर इज नो। एंड लास्ट वन, डिटेरियोरेशन ड्यूरिंग द ट्रांजिट। तो बताएंगे अगर ट्रांजिट में गुड्स खराब हो जाते हैं तो रिस्क किसका है? तो वो बायर का होता है, बिकॉज कैरियर को गुड्स दे दिए तो वो क्या हो जाए बोलो? डिलीवरी हो चुके हैं। लेकिन अगर नॉर्मल कुछ ये है, मतलब कि जैसे आयन वाला एग्जांपल जो एग्जाम में भी आया था, कि नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रांजिट में उन गुड्स का उतना नॉर्मल नुकसान होने ही वाला है, तो वो पूरा पूरा बायर ने बोन करना है। द आंसर इज यस, इवन इफ राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व करा है कि इवन इफ राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व नहीं करा है। जैसे मान लो इंडिया ने गल्फ कंट्रीज से ऑयल एक्सपोर्ट कर लिया, तो इंपोर्ट कर लिया, तो ऑयल तो इवेपोरेट होता ही होता है, तो उसका नुकसान किसका है? मेरा, इंडिया का कि गल्फ कंट्री का? इंडिया का है, भले राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व करा है कि नहीं करा है। तो जो नॉर्मल डैमेज है या जो नॉर्मल लॉस है, वो हमेशा और हमेशा कौन बियर करेगा? बायर ही बियर करेगा, इवन इफ राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व करा है कि नहीं करा है। अगर राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व करा है, तो ड्यूरिंग ट्रांजिट गुड्स का नुकसान कौन बियर करेगा? सेलर। लेकिन वो अप्लाई किस पे नहीं करेगा? नॉर्मल लॉस पे अप्लाई नहीं करेगा। लॉजिक समझ गए? पक्का? तो इसको एक इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप। एंड लास्ट वन, क्या डिलीवरी के टाइम पे बायर का राइट टू एग्जामिन या राइट टू इंस्पेक्शन अवेलेबल है? और अगर अवेलेबल नहीं करवा के दे रहा है तो देन बायर कैन रिजेक्ट द गुड्स। सही बात है। चलिए, तो यहां पे एक्चुअली अभी खत्म हो आपका यूनिट नंबर 3। एनी डाउट इन यूनिट नंबर 3? एनी डाउट इन यूनिट नंबर 3? सब लोग जिंदा है ना? ऐसे चेहरे बनाए आपने, बहुत मजा आ रहा है मुझको। चलिए, तो ये रहा आपका यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 3 के कुछ क्वेश्चंस। शांति से जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, मैंने बताया था कि इस पे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। When may a non-owner of the goods validly transfer the title of the goods to the another person under the Sale of Goods Act? बताएंगे मुझको। Nemo dat con non habet का मतलब क्या होता है? नॉन ओनर कैन नॉट पास द बेटर टाइटल टू द परचेसर और टू द बायर। लेकिन उसके एक्सेप्शन क्या है? सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, सेल बाय जॉइंट ओनर, सेल अंडर द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, सेल बाय सेलर, सेल बाय बायर, सेल बाय। याद हो जाएगा। रिवीजन करने के टाइम पे क्या करना है? पहले ही इन हेड पॉइंट्स को 10 बारी लिखना है रफ पेजेस पे, तभी ये याद होगा। आपका कॉन्फिडेंस कब बढ़ेगा? जब आपको हेड पॉइंट याद है। और मेरे को पक्का पता है कि मसाला आप अपना ही लिखने वाले हो।
जब आप मैनेजमेंट का पेपर लिखते हो तो यू आर द मैनेजमेंट गुरु। अरे पीटर ड्रकर वगैरह इकोनॉमिस्ट वगैरह जो होते हैं, एडम स्मिथ वगैरह, ये पानी कम चाय आपके सामने। पेपर पढ़ने वाले कि भाई क्या मैनेजमेंट का थ्योरी बताया इसने, और उस टाइम पे दिमाग ऐसा चलता है कि साला वो एडम स्मिथ का भी दिमाग इतना नहीं चला है जितना आपका दिमाग चलता है उसके अंदर, है कि नहीं? तो मसाला तो आप अपना लिखने वाले हो, हाँ, लेकिन मसाला करेक्ट होना चाहिए। बस हेड पॉइंट लिख के मसाला गलत हो गया, ऐसे नहीं चलेगा। सही बात है। तो बेसिकली पहले आपको हेड पॉइंट तो याद होने चाहिए। इसलिए मैंने कल भी कहा था आपसे, वापस एक बार इटरेट कर रहा हूं कि चैप्टर के अंदर है क्या वो पहले आपको लिखना है कि इस चैप्टर के अंदर ये 4 पॉइंट कवर करने हैं, और इन 4 पॉइंट्स के हेड पॉइंट क्या है वो तो पहले मैं याद कर लूं, उसके बाद फिर मैं मसाले को याद करने की कोशिश करूंगा। चलो इधर हेड पॉइंट याद नहीं हो रहे हो तो मसाले की बात कर रहा हूं, समझे? पक्का? दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड दैट विल मेक यू टू स्टडी द लॉ। अदरवाइज फिर ये सब्जेक्ट ऐसा है कि एक बार इससे कोफ्त हो गई तो जिंदगी भर इससे जुड़े हुई नहीं। लेकिन और याद रखना, फाउंडेशन, इंटर और फाइनल तीनों लेवल पे लॉ है। और आपको सीए बनना है तो लव मी और हेट मी, यू कांट इग्नोर मी, यही सब्जेक्ट का रूल है। ठीक है, तो ये रहा पहला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वापस एक बार बोलता हूं, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, होलसेल रिटेल दोनों के लिए एक एलिजिबल कैंडिडेट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, आगे बढ़ सकते हैं क्या? चलो, व्हाट आर द रूल्स रिगार्डिंग द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना है? पार्ट डिलीवरी, बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, प्लेस ऑफ डिलीवरी, टाइम ऑफ डिलीवरी, पोजीशन ऑन द थर्ड पार्टी, एक्सपेंस ऑफ द डिलीवरी, डिलीवरी ऑफ द रॉन्ग क्वांटिटी, इंस्टॉलमेंट डिलीवरी, डिलीवरी टू द कैरियर। ये अब ये अगेन इतना बड़ा सवाल नहीं आएगा आपको मेरे हिसाब से। अगर मैं एग्जामिनर हूं तो मैं आपको इस पे होलसेल सवाल नहीं पूछूंगा, मैं इस पे अगेन आपको रिटेल सवाल ही पूछूंगा, रॉन्ग क्वांटिटी वाला सवाल पूछ लूंगा, एक्सपेंस वाला सवाल पूछ लूंगा, इंस्टॉलमेंट डिलीवरी वाला पूछ लूंगा। तो छोटे छोटे सवाल पूछूंगा, तो मेक श्योर करना कि आप इसके छोटे छोटे पॉइंट से क्लियर हो। होलसेल में याद करने की कोशिश खामखा मत करिएगा, ठीक है? चलिए, व्हाट आर द एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्राइन नेमो डैट कॉन नॉन हैबिट। क्या एक्सेप्शन है अगेन बताएंगे मुझको? चलो मैं सुन रहा हूं। सेल बाय mercantile agent, so sale under the voidable contract, sale by बताएंगे मुझको। अगर गुड्स इंस्टॉलमेंट डिलीवरी में सेल करे हैं तो डिलीवरी कब मानी जाएगी? जब जब इंस्टॉलमेंट मिलेगा तब तक डिलीवरी हो जाएगी। उसके बाद अगर मान लो एक्सेस क्वांटिटी मुझको मिली है तो मैं क्या करूंगा? या तो मैं पूरा रिजेक्ट करूंगा, या जितना ऑर्डर कराए उतना रखूंगा, एक्सेस वापस करूंगा, या पूरे के लिए पे करूंगा। 120 किलो याद रखना, ठीक है? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगेन मई 2002 में वही सवाल, सेम सवाल आया हुआ है। यस, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मिस्टर डी सोल्ड सम गुड्स टू मिस्टर ई फॉर ₹5 लाख on 15 days credit. Mr. D delivered the goods on the due date. Mr. E refused to pay for it. State the position of and right of the D under the Sale of Goods Act. Basically अभी ये सवाल तो आपका अनपेड सेलर वाला हो जाएगा, तो वो तो नेक्स्ट यूनिट में कर लेंगे। चलो ठीक है। Mr. G sold some goods to Mr. H for a certain price by issue of an invoice, but the payment in respect of sum was not received on that day. The goods were packed and lying in the godown of Mr. G. The goods were inspected by H's agent and were found to be in order. Later on, the dues of the goods were settled in cash. Just after receiving the cash, Mr. G asked Mr. H that goods should be taken away from his godown to enable him to store the other goods purchased by him. After one day, since Mr. H did not take the delivery of the goods, Mr. G kept the goods out of the godown, very good, in an open space. Due to rain, some goods were damaged. Referring to the provision of Sale of Goods Act, analyze the above situation and decide who will be held responsible for the above damage. Will your answer be different if the dues were not settled in cash and still be pending? Who is responsible for the damage? H ki G. H, why? Because delivery हो चुका है. Goods are in deliverable state. Put in the deliverable state, वो भी करा हुआ है.
और रिस्क भी ट्रांसफर हो चुका है, तो उसको बोला था कि डिलीवर लेके जाओ, वो नहीं लेके गया, तो रिस्क किसका है? एच। आगे बोला भाई कि विल योर आंसर बी डिफरेंस अगर ड्यूज नॉट सेटल इन कैश एंड स्टिल पेंडिंग? द आंसर इज स्टिल सेम, बिकॉज पेमेंट पे डिलीवरी या प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है वो माना नहीं जाता है। अगर क्रेडिट पे भी गुड्स बेचे फिर भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है। सही की गलत? चलिए, अनसर्टन गुड्स वगैरह ये सब रिवाइज नहीं करते हैं। नेक्स्ट, मिस्टर मिसेस आर ओन टू व्हीलर, मैसेज नहीं मिस है किस, चलो, तो मिस आर ओन अ टू व्हीलर विच शी हैंडेड ओवर टू हर फ्रेंड Miss K on sale or return basis. Even after a week, Miss K neither returned the vehicle nor made the payment for it. She insisted, she instead pledged the vehicle to A. Very good. To obtain a loan. Miss R now wants to claim the two-wheeler from Mr. A. Whether she will succeed? क्यों? बिकॉज सेल और रिटर्न बेसिस पे अगर मैंने गुड्स भेजे हैं और बायर ने कुछ ऐसा कर लिया विच रिजल्ट्स इनटू एक्सेप्टेंस ऑफ द गुड्स, तो माना जाएगा सेल हो चुका है। तो सेल हो चुका है तो उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है, और प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है तो उन गुड्स के साथ कुछ भी कर सकती है। तो आगे उसने गुड्स को बेचा है थर्ड पार्टी को, तो उसको गुड टाइटल मिला है ना। द ओरिजिनल ओनर दैट इज मिस्टर आर कैन मिस आर कैन नॉट क्लेम द व्हीकल फ्रॉम, जो भी है किसको बेचा है? ए। आई बात समझ में? एक्सेप्शन किसका? ओनरशिप कैसी नहीं? ओनरशिप आगे ना भाई, ऐसा क्या कर रहा है? ये इसका डाउट ये है सर, ये एक्सेप्शन हो गया, नॉन ओनर कैन नॉट सेल द गुड्स। ये नॉन ओनर थोड़ी ना है भैया, सेल गुड्स और अप्रूवल बेस पे अगर भेजे है और मैंने गुड्स के साथ कुछ ऐसा कर लिया विच रिजल्ट्स इनटू ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, तो ये इंप्लाइडली ओनरशिप मेरे पास आ चुकी है ना। तो ओनरशिप अगर मेरे पास आई है तो मैं आगे गुड्स को बेच सकता हूँ। समझे बात को बेटा? एक्सेप्शन नहीं है, प्रॉपर्टी है फिर ही तभी ट्रांसफर हुआ है। क्लियर? हाँ, वही तो डिस्कस करा हमने। ओके, क्लियर है? चलिए, तो अभी एक काम करेंगे, एक आंसर लिखेंगे आप लोग। कौन सा आंसर लिखेंगे? ये वाला। राइट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अभी क्या, अभी फटाफट। इमेजिन करो कि ये 6 मार्क का क्वेश्चन है और आपको सारे पॉइंट्स कवर करने हैं। तो मैंने आपको कल एक ट्रिक बताया था, क्या करना है आपको? मैक्सिमम 2 लाइनों में एक एक का मसाला लिखना है। बिना आंसर को रेफर करे, बिना देखे आपको लिखना है। हाँ, लिखना है ना, मैक्सिमम है।
क्यों?
इज इट ओवर? इज इट ओवर? चलिए बाद में मेरे को सब दिखा देना अपने आंसर्स एट द एंड ऑफ द लेक्चर। ओके बेटा? वर्धा जी, मयूर जी, हो गया? नहीं हुआ? क्यों? कितने पॉइंट्स हो गए लिख के? ओनली 5? बाद में दिखा देना मुझको। चलिए आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? अरे मेरे भाई और बहनों, आगे बढ़ सकते हैं क्या? तो with this we come to the last unit of the sale of goods act, that is the unpaid seller. Friends, sale of goods act में 4 यूनिट्स है। अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई यूनिट मानता हूं तो यही यूनिट है। सबसे इजी कोई यूनिट है तो यही यूनिट है। सबसे कम कंटेक्स्ट वाला कंटेंट वाला अगर कोई यूनिट है तो यही है। तो मेजॉरिटी सवाल इंस्टीट्यूट की पहली नजर सेल ऑफ गुड्स एक्ट में से इसी पे आती है। और मेरा ऐसा एनालिसिस है कि अगर सेल ऑफ गुड्स एक्ट पे 3 क्वेश्चन आएंगे तो एक क्वेश्चन इस यूनिट पे आएगा ही आएगा। तो उस लिहाज से इस यूनिट को देखना है मेरे जवानों। तो ध्यान से इस यूनिट को पढ़ना है। जब घर पे रिवीजन होगी तो पहली बार इसकी रिवीजन होगी एंड देन बाकी यूनिट्स की होगी। बिकॉज मैंने कहा है कि एक सवाल तो इस पर बनना ही बनना है। तो यूनिट नंबर 4 अनपेड सेलर, तो उसके अंदर क्या क्या बातें पढ़नी है? तो बेसिकली पहले हमको पढ़ना है द मीनिंग ऑफ अनपेड सेलर। दूसरा हमको पढ़ना है द राइट ऑफ द अनपेड सेलर। अब राइट ऑफ द अनपेड सेलर में 2 राइट्स आते हैं, अगेंस्ट द बायर, अगेंस्ट द गुड्स। उसके बाद राइट ऑफ द बायर अगेंस्ट द सेलर, बायर का सेलर के अगेंस्ट राइट। एंड लास्ट वन आता है ऑक्शन सेल, ये अलग से कहानी है, कहीं पे लिखने के लिए जगह नहीं मिली इसलिए इस यूनिट में घुसेड़ दिया इसको। तो ये अनपेड सेलर के रिलेटेड कोई बात है नहीं, अलग से पॉइंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भैया अनपेड सेलर का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय अनपेड सेलर? तो ऐसा सेलर जिसका होल कंसिडरेशन पे नहीं हुआ है उसको बोलते हैं क्या? अनपेड सेलर। जैसे मान लो कोई चीज है 1 लाख रुपयों की, अगर मैंने उसके 1 लाख रुपए पे नहीं करे तो क्या उसको अनपेड सेलर कहा जाएगा? हाँ कि ना? अगर मान लो मैंने उसको 99,999 रुपए दिए तो क्या उसको अनपेड सेलर माना जाएगा? द आंसर इज यस। मैंने आई गेस न्यूज़पेपर में कि इंस्टाग्राम पे पढ़ा कि कोई एक बोरोवर है, बोरोवर नहीं, बैंक है, जिस बैंक का एक बोरोवर है और उसने पूरा अपना लोन रीपे कर दिया, लेकिन उसका कुछ तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 0.35 पैसा इतना अमाउंट ड्यू था। इंटरेस्ट कैलकुलेट होके उतना आता है ना, मतलब फ्रैक्शन में अमाउंट आ जाती है कभी कभार, तो इतना अमाउंट ड्यू था। तो उसके लिए ना केस ठोक दिया था। केस को चलाने का खर्चा कुछ 1 लाख 2 लाख रुपए था। तो पता नहीं इंडिया में लोग किस प्रकार से और किस मैनर में काम करते हैं, लेकिन 0.35 पैसा के लिए उन्होंने केस वगैरह फाइल कर दिया। तो बताओ अपने जुडिशियल सिस्टम पे कितना बर्डन है केस की वजह से। क्यों टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा? तो फाइनेंस मिनिस्टर मत बन भाई, बस यही काम कर। 99,999 रुपए का अगर पेमेंट हुआ है और 1 रुपए का पेमेंट नहीं हुआ है तो क्या उसको अनपेड सेलर मानेंगे? भैया पॉइंट आता है होल, होल माने पूरा कंसिडरेशन नहीं मिला है। तो अगर ऐसा कोई दुखियारा सेलर है तो उसके क्या क्या राइट्स है? तो उसके राइट अगेंस्ट द बायर, राइट अगेंस्ट द गुड्स। पहले पढ़ते हैं राइट अगेंस्ट द गुड्स। तो पहला राइट क्या आएगा बोलो? राइट ऑफ लीन। राइट ऑफ लीन होलसेल रिटेल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, होलसेल और रिटेल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नंबर 1 राइट ऑफ क्या बोलो? लीन। तो व्हाट इज लीन? लीन माने रिटेनिंग की रीगेनिंग, रिटेन की रीगेन। रिटेन मतलब मैंने गुड्स बेचे हैं लेकिन गुड्स भी किसके पास है? सेलर के पास, यानी कि मेरे ही पास है, मैंने अब तक गुड्स का पोजीशन आपको नहीं दिया है। अच्छा प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुआ है क्या? अरे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ है मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है, लेकिन गुड्स किसके पास है? मेरे पास ही है। तो व्हेन द सेलर हैज द पोजीशन ऑफ द गुड्स, नंबर 1 कंडीशन इज दिस कि पोजीशन सेलर के पास होना चाहिए। अगर पोजीशन सेलर के पास है तभी क्या हो सकता है? राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज हो सकता है। नंबर 1 कंडीशन ये है कि पोजीशन इज विद द सेलर। दूसरी कंडीशन क्या है? कि बायर क्या हो चुका है बोलो? इंसॉल्वेंट हो चुका है।
अगर बायर इंसॉल्वेंट नहीं हुआ है तो राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज नहीं हो सकता। और तीसरा, अगर गुड्स कैश सेल के लिए करा हुआ है और कैश नहीं मिला है, या क्रेडिट सेल करा हुआ है और क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो चुका है। कंडीशन याद हो जाएंगे। पहला, गुड्स किसके पास है? सेलर के पास है। दूसरा, बायर इंसॉल्वेंट हो चुका है। तीसरा, गुड्स कैश के लिए बेचे, कैश नहीं मिला है। और गुड्स क्रेडिट में बेचे हुए लेकिन क्रेडिट पीरियड क्या हो चुका है? एक्सपायर हो चुका है। गुड्स किसके पास है? सेलर के पास है। तो उसको क्या बोलेंगे? राइट ऑफ लीन। बताएंगे राइट ऑफ लीन कब निकल जाएगा, मतलब व्हेन द राइट ऑफ लीन कम्स टू एन एंड, टर्मिनेशन ऑफ लीन जिसको बोलते हैं। पहला, अगर गुड्स को मैंने किसको दिया है? कैरियर को दे दिया। मतलब क्या? अगर एक बार गुड्स सेलर के पोजीशन से निकल गए तो राइट ऑफ लीन नहीं हो सकता है। या बायर ने या उसके एजेंट ने गुड्स का पोजीशन अपने पास ले लिया, या सेलर इतना नालायक है उसने वेव कर दिया कि भैया मैं राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज नहीं करूंगा, तो तीन कंडीशन में राइट ऑफ लीन टर्मिनेट होगा। तो राइट ऑफ लीन को अगर मैं अलग से डिस्कस करूंगा तो कुछ ऐसे लगेगा, सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। लीन के अंदर पहले मीनिंग आएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीन? दैट इज द रिटेनिंग द पोजीशन ऑफ द गुड्स। दूसरा आएगा कंडीशन अंडर विच द लीन कैन बी एक्सरसाइज। क्या क्या कंडीशन है? पहला, पोजीशन सेलर के पास होगा, बायर इंसॉल्वेंट है, गुड्स कैश के लिए बेचे, कैश नहीं मिला है, क्रेडिट के लिए बेचे, क्रेडिट पीरियड एक्सपायर्ड है। एंड देन नेक्स्ट वन आएगा टर्मिनेशन ऑफ लीन। कब कब होगा टर्मिनेशन? जहां पे मैंने गुड्स को कैरियर को दे दिया, दूसरा बायर ने उसके एजेंट ने गुड्स का पोजीशन ले लिया, और तीसरा सेलर ने खुद ने वेव कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, राइट ऑफ लीन याद हो जाएगा। आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट आएगा आपका राइट टू स्टॉपेज इन, क्या बोलो? ट्रांजिट। अब राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट का मतलब क्या है? एक बार गुड्स बायर के हाथ से निकल चुके हैं, कैरियर के पास आ चुके हैं, अब कैरियर गुड्स को लेके जा रहा है बायर तक, उसको बोलते हैं ट्रांजिट। और अगर सेलर को पता चल जाता है कि बायर क्या हो चुका है? इंसॉल्वेंट, तो राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट को अगर मैं यहां पे अलग से लिखता हूं अगेन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, तो सबसे पहले इसके अंदर आएगा उसका मीनिंग। तो मीनिंग क्या है? कि गुड्स क्या है? ट्रांजिट के अंदर है, बायर सेलर ने गुड्स को कैरियर के पास दे दिया, कैरियर गुड्स को लेकर के कहां पे जा रहा है? बायर के पास जा रहा है, तो उसको बोलते हैं ट्रांजिट। दूसरा आएंगे उसके कंडीशन। भाई कंडीशन क्या होंगे ट्रांजिट के, स्टॉपेज एंड ट्रांजिट के? नंबर वन, सेलर हैज पार्टेड द पोजीशन विद द कैरियर। नंबर टू, बायर बिकेम इंसॉल्वेंट। तो ये दो कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है बोलो? स्टॉपेज इन ट्रांजिट हो सकता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर कि व्हेन आई कैन से द ट्रांजिट इज कंटिन्यूड, तो ट्रांजिट कहां से लेके कहां तक है, या कब मानेंगे ट्रांजिट खत्म हो चुका है? व्हेन आई कैन से द ट्रांजिट कम्स टू एन एंड। तो ये इसका डिस्कशन है। तो नंबर वन बात बताएंगे मुझको, ट्रांजिट कब शुरू है कब खत्म है, कब मानेंगे? बायर के पास गुड्स पहुंचने तक क्या ट्रांजिट शुरू है? जैसे मान लो मैंने मुंबई से गुड्स दिल्ली पहुंचाना है, दिल्ली स्टेशन पे गुड्स पहुंच चुके हैं लेकिन अब तक बायर ने उसका डिलीवरी नहीं लिया है, तो क्या ट्रांजिट शुरू है? द आंसर इज यस। दूसरा, अगर मान लो गुड्स मुंबई से दिल्ली जा रहे हैं, बीच में सूरत में बायर ने गुड्स का डिलीवरी ले लिया, तो क्या ट्रांजिट खत्म की ट्रांजिट शुरू? ट्रांजिट खत्म की ट्रांजिट शुरू? खत्म। कहां तक? सूरत में खत्म। अगर मान लेते हैं ड्यूरिंग ट्रांजिट अगर कैरियर एक्नॉलेज करता है कि गुड्स आपके मेरे पास है, तो क्या ट्रांजिट शुरू की ट्रांजिट खत्म? खत्म। चाहे ट्रांजिट में हो चाहे वो डेस्टिनेशन तक पहुंचा है और वहां पे उसने बोल दिया कि आइए गुड्स मैंने आपके लिए होल्ड करके रखे हुए, तो ट्रांजिट खत्म की ट्रांजिट शुरू? ट्रांजिट खत्म। अगर मान लेते हैं ड्यूरिंग ट्रांजिट गुड्स को बायर ने रिजेक्ट कर दिया, तो ट्रांजिट शुरू की ट्रांजिट खत्म? सोच समझ के जवाब देना। ड्यूरिंग ट्रांजिट गुड्स को बायर ने रिजेक्ट कर लिया, तो ट्रांजिट शुरू की ट्रांजिट खत्म? ट्रांजिट कंटिन्यूड। ट्रांजिट क्या है बोलो? कंटिन्यूड। याद रखना इस बात को। यहां से मुंबई से गुड्स जो है वो दिल्ली पहुंचना है, सूरत में गुड्स है, और यहां पे बायर बोल रहे कि नहीं नहीं मैं गुड्स को नहीं लूंगा। अरे भैया अभी गुड्स पहुंचेंगे तुम्हारे यहाँ पे, दिल्ली में पहुंचेंगे, और इसीलिए मुंबई से दिल्ली तक ट्रांजिट शुरू है। बात समझे? भले तुम रिजेक्ट करो, अरे तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, लेकिन ट्रांजिट खत्म नहीं है, ट्रांजिट अभी भी शुरू है। अगर मान लेते हैं बायर ने खुद के पैसों से एक शिप हायर करा, तो ट्रांजिट शुरू की ट्रांजिट खत्म? अरे खत्म, बिकॉज उसने अपने खर्चे पे शिप को अपॉइंट करा हुआ है, तो कैरियर को दे दिया, मतलब किसको दिया?
बायर को दिया ना, सही की गलत? चलिए उसके बाद अगर मान लेते हैं कि मैंने ट्रांजिट में आधा डिलीवरी कर दिया है, आधा डिलीवरी नहीं करा है, तो कौन से गुड्स के लिए डिलीवरी ट्रांजिट शुरू है, कौन से के लिए डिलीवरी, कौन से के लिए ट्रांजिट खत्म है? तो जो पार्ट गुड्स पहुंच चुके हैं उसके लिए ट्रांजिट खत्म है, जो पार्ट गुड्स अभी डिलीवर होने हैं उसके लिए ट्रांजिट आज भी शुरू है। बात बताएंगे सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ड्यूरिंग ट्रांजिट ही, सुनो, ड्यूरिंग ट्रांजिट गुड्स अब तक बायर के पास नहीं पहुंचे, ड्यूरिंग ट्रांजिट बायर सोल्ड द गुड्स विद द कंसेंट ऑफ सेलर, तो ट्रांजिट शुरू कि ट्रांजिट खत्म? ट्रांजिट खत्म, सही बात है। तो ये आपका बोलो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, याद हो जाएगा। पहला राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, उसके बाद राइट ऑफ रीसेल। अगर मान लेते हैं गुड्स पेरिशेबल नेचर के हैं, तो चलो मान लेते हैं कि रीसेल करने के लिए आपको पहले क्या देनी है, नोटिस। बिना नोटिस के सेलर बायर के गुड्स को बेच नहीं सकता, ऐसे क्यों? बिकॉज प्रॉपर्टी हैज बीन गिवन टू द बायर। अब वो गुड्स किसके हैं, बायर के है, और हमने देखा ना नेमो डेट कॉर्नर डेबिट के एक्सेप्शन में सेल बाय सेलर, तो उसने क्या करना है, नोटिस देना है। नोटिस देने की गरज कब नहीं है, अगर गुड्स क्या है बोलो, पेरिशेबल नेचर के है, तो बिना नोटिस के गुड्स को बेच सकता है। अगर मान ले गुड्स नॉर्मल नेचर के है तो नोटिस देना जरूरी है, द आंसर इज यस। अगर नोटिस दिया तो क्या गुड्स को बेचा जा सकता है? अगर नोटिस दे करके उसको नुकसान हुआ, बेचने में नुकसान हुआ, तो क्या वो नुकसान बायर से रिकवर कर सकता है? अगर नोटिस देने के बाद उसको फायदा हुआ तो प्रॉफिट को वापस देगा कि अपने पास रखेगा? अपने पास ना, वापस देगा, अपने पास रखेगा। अगर मान ले उसने नोटिस नहीं दिया तो लॉस किसका, सेलर का, और प्रॉफिट किसका? क्लियर, याद रखना। राइट ऑफ रीसेल, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड राइट ऑफ लीन, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, होलसेल रिटेल सबके लिए एलिजिबल कैंडिडेट है। अब बात करते हैं राइट ऑफ द अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर। पहला सूट फॉर प्राइस, अब क्या ही डिस्कस करना है इसके अंदर, भाई जिस चीज के लिए मैंने गुड्स बेचे हैं वो प्राइस तो मुझको मिलना चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा, बायर के अगेंस्ट प्राइस के लिए केस फाइल करूंगा। भैया मेरे को वो गुड्स बेचने का कोई काम धंधा करना है नहीं, मेरे को दूसरे भी काम धंधे है, ये गुड्स लेके जाओ और मेरे को प्राइस दे दो, तो सूट फॉर प्राइस, रिकवरी ऑफ द प्राइस। उसके बाद सूट फॉर डैमेजेस, बिकॉज तुमने डिलीवरी नहीं लिया, तुम मुझको पैसा पे नहीं कर रहे हो, तो मुझको नुकसान हुआ ना, तो वो नुकसान भरपाई आप मुझको करके देंगे। नेक्स्ट वन, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकता है? भाई तुम्हारे नाथ को लगना ही नहीं, मैंने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल है, तुम गुड्स लो ना, तुम मुझको प्राइस पे भी ना करो, हमारा गुड्स हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल है, बस डैमेज मुझको पे करो। एंड लास्ट वन, सूट फॉर इंटरेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज सूट फॉर इंटरेस्ट बताएंगे। अगर मान लेते हैं इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड है, तो क्या उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप क्लेम कर सकते हो बायर से? द आंसर इज यस। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं है देन, तो कोर्ट जो डिसाइड करेगा उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या करेंगे, आप इंटरेस्ट क्लेम करेंगे, सही बात है। तो राइट ऑफ द अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर, अगेंस्ट द गुड्स, अगेंस्ट द गुड्स राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड राइट ऑफ रीसेल, होलसेल रिटेल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट। राइट ऑफ से अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर, नंबर वन, suit for price, suit for damages, suit for reputation contract and suit for interest. Suit for price, suit for damages, suit for cancel, suit for interest. Reputation मतलब cancel, suit for price, suit for damages, suit for interest. Right of unpaid seller against the buyer. अब क्या बायर के भी सेलर के अगेंस्ट राइट आएंगे? सर ये सेलर अनपेड है क्या? नालायक, अगर अनपेड होगा तो बायर के कैसे आएंगे? ये बात कर रहे हैं कि सेलर इज नॉट परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड देन बायर हैज सम राइट्स अगेंस्ट द सेलर। ये अनपेड सेलर के अगेंस्ट राइट की बात नहीं कर रहे, अनपेड सेलर के तो खुद के राइट होते हैं बायर के अगेंस्ट। ये सेलर क्या नहीं कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसलिए बायर के क्या राइट बनेंगे? पहला, अगर बायर को कुछ नुकसान हुआ है तो डैमेज क्लेम करेगा, यस। अगर उसको डैमेज वेमेज नहीं चाहिए तो क्या वो गुड्स का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम करेगा? अरे पिकासो पेंटिंग वाला एग्जांपल याद रख लो, वो बोल रहा है कि नहीं नहीं मेरे को वो डैमेज वेमेज नहीं चाहिए, मेरे को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही चाहिए। नेक्स्ट वन, क्या वो ब्रीच ऑफ वारंटी के लिए क्लेम कर सकता है? यस। अगर वो कंडीशन का ब्रीच है और वो वारंटी मानता है तो वारंटी का ही क्लेम करेगा, मतलब अगेन ही कैन क्लेम द
डैमेजेस, और क्या वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी मान सकता है? चलो भैया तुम नालायक हो, तुम क्या ही कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करोगे? कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, डैमेज पे करो। तो राइट ऑफ द बायर अगेंस्ट द सेलर। कई बार इंस्टीट्यूट अगर ऊब जाती है ना राइट ऑफ अनपेड सेलर पूछ पूछ करके, तो ये वाला पूछ लेती है। बहुत सारे बच्चे इसको इग्नोर कर लेते हैं और इंस्टीट्यूट वही वही पूछ लेती है। ये आ चुका है, ठीक है, सही बात है। एंड देन वी कम टू द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस यूनिट, दैट इज ऑक्शन सेल। व्हाट इज ऑक्शन सेल? ऑक्शन सेल यानी कि हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज को बेचने के लिए वी इनवाइट द बिड फ्रॉम द पब्लिक, और जिसका हाईएस्ट बिड होगा उसको हम लोग गुड्स को बेच देते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्शन सेल। व्हाट आर द रूल्स रिगार्डिंग द ऑक्शन सेल? एग्जाम में ये सवाल बनता है, एक्सप्लेन ऑक्शन सेल एंड व्हाट आर द रूल्स ऑफ द ऑक्शन सेल। तो रूल्स क्या है? नंबर 1, अगर मान लेते हैं गुड्स से लॉट्स में बेचे गए तो ईच लॉट इज सब्जेक्ट टू द डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट। अगर गुड्स को लॉट में बेचा गया है तो ईच लॉट इज सब्जेक्ट टू द डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट। जैसे एक छोटा एग्जांपल अगर मैं आपको दूंगा, आपको पता है क्रिकेटर्स होते हैं या स्पोर्ट्समैन होते हैं, उनकी जर्सी, उनके बैट्स, उनके बिलोंगिंग्स हम ऑक्शन सेल में बेचते हैं और उसका पैसा हम चैरिटी में वगैरह देते हैं। जैसे कि अभी सचिन तेंदुलकर ने जो 200 मारा था उसका बैट है, या धोनी ने जो 6 मारा था वो बैट है। ओके, उसके ग्लव्स, हेलमेट वगैरह जो भी बिलोंगिंग्स है, टी शर्ट्स वगैरह होते हैं, वो क्या करे जाते हैं, ऑक्शन में बेचे जाते हैं। तो मान लो अगर बीसीसीआई ने इन सारे बिलोंगिंग्स को ऑक्शन रखा हुआ है, तो गुड्स को लॉट में बेचा जा रहा है ना, कि बैट का अलग लॉट है, किट का अलग लॉट है, और कोई बिलोंगिंग है उसका अलग, बॉल होते हैं साइन किए हुए तो अलग लॉट है। तो अगर मान लो मैंने एक साथ भी बेचे, ठीक है, मैंने सबका एक साथ ऑक्शन करा हुआ है, लेकिन हर एक का अलग अलग प्राइस है, तो ईच लॉट इज सब्जेक्ट टू द डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट। इट इज नॉट लाइक दैट कि मैंने एक साथ बेचा है तो एक ही ऑक्शन हो गया, एक ही सेल हो गया, नहीं, एवरी लॉट इज अंडर द डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर गुड्स को लॉट में बेचा जा रहा है तो एवरी लॉट इज सब्जेक्ट टू द डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये पहला रूल। नंबर 2, आपका ऑक्शन सेल कंप्लीट कब होता है? ऑन द फॉल ऑफ हैमर और बाय द कस्टमरी मैनर। जरूरी नहीं कि फॉल ऑफ हैमर ही करना है, कस्टमरी मैनर में भी क्या करा जा सकता है। कस्टमरी मैनर मतलब क्या? बेल होता है या फिर वो सोल्ड बोल दिया, तो जो भी कस्टमरी मैनर है तो वो उस मैनर में क्या होगा, आपका ऑक्शन होगा। नेक्स्ट वन, राइट टू बिड रिजर्व। व्हाट इज राइट टू बिड रिजर्व करना? सेलर खुद अपने गुड्स को खरीदी कर सकता है। सर ऐसा कैसे होगा, फिर बेच क्यों रहा है? जैसे विजय माल्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या हो रही है, बेची जा रही है। तो अगर मान लो मेरी प्रॉपर्टी बेची जा रही है तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को अपनी प्रॉपर्टी खरीदी करनी वापस, तो मैं कहीं से पैसों को इंतजाम करके खुद बिड कर लूंगा। तो अगर राइट टू बिड रिजर्व करा है तो सेलर क्या क्या कर सकता है, बिड कर सकता है। अगर राइट टू बिड रिजर्व नहीं है तो सेलर बिडिंग नहीं कर सकता। एंड रिजर्व प्राइस, व्हाट इज रिजर्व प्राइस? एक बेस प्राइस होता है, जैसे कि आईपीएल ऑक्शन में देखा रहेगा 50 लाख, 2 करोड़, 3 करोड़, एक बेस प्राइस होता है, उस बेस प्राइस के ऊपर बिडिंग होती है। अरे व्हाट इज प्रिटेंडेड बिडिंग? इट इज अ इट इज द अनलॉफुल बिडिंग, और ये प्रिटेंडेड बिडिंग वैलिड नहीं होती है। पकड़े गए तो सेलर का जो सेल कॉन्ट्रैक्ट है फिर उसके ऊपर डैमेज वगैरह लगाए जा सकते हैं। दिल्ली कैपिटल। चलो, तो यहाँ पे खत्म, आपका क्या बोलो, यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 के अंदर क्या क्या बात है? मीनिंग, राइट ऑफ द अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर अगेंस्ट द गुड्स, राइट ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर, एंड ऑक्शन सेल। और ऑक्शन सेल में दो, एक तो मीनिंग एंड रूल्स रिगार्डिंग द एनफोर्समेंट। यूनिट नंबर 4 की कहानी यहां तक ही है। चलो फटाफट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, देन हम सेल ऑफ गुड्स की कहानी खत्म करते हैं। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द राइट ऑफ द बायर अगेंस्ट द सेलर। देखो बताया था कभी कभी ये पूछ लेते हैं। तो व्हाट आर द राइट्स ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर? नंबर 1, damages for non-delivery, suit for specific performance, breach of warranty and repudiation of the contract। 4 राइट्स है, ठीक है, याद रखना इसको। नेक्स्ट वन, who is an unpaid seller? When can such seller has a right to exercise the lien against the goods? Explain the rules for exercising right of lien by the unpaid seller। अब 10 मार्क का क्वेश्चन वो 1999 में पूछा था, अभी तो 4 या 5 मार्क के लिए पूछा जाएगा। तो इज एन अनपेड सेलर द सेलर जिसका होल कंसिडरेशन मिला हुआ नहीं है। और राइट ऑफ लीन क्या होता है, कंडीशंस क्या है? नंबर 1, गुड्स का पोजीशन सेलर के पास है। दूसरा, बायर इंसॉल्वेंट हुआ है। तीसरा, कैश के लिए बेचा है, कैश नहीं मिला है। क्रेडिट के लिए बेचा है, क्रेडिट पीरियड एक्सपायर्ड है। वेरी गुड। चलिए
स्टेट द प्रोविजन अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट रिलेटेड टू ऑक्शन सेल। तो पहले ऑक्शन सेल का मीनिंग लिखिए, उसके बाद रूल्स रिगार्डिंग द ऑक्शन सेल। रूल्स क्या क्या होंगे? अगर गुड्स को लॉट में बेचा गया है तो ईच लॉट इज सब्जेक्ट टू डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा, completion of the contract is on the fall of hammer or under the customary manner. तीसरा, right to bid may be reserved by the seller. And fourth one, एक प्राइस रिजर्व करा जाएगा, उस प्राइस के ऊपर ही आप क्या करेंगे? बिडिंग करेंगे। ठीक है, चलिए। उसके बाद अनपेड सेलर्स राइट टू रीसेल, बताएंगे राइट टू रीसेल क्या होता है? अगर मान लो गुड्स, सॉरी, पहले तो आपको रीसेल करना है तो नोटिस देना बहुत जरूरी है, बिना नोटिस के आप रीसेल नहीं कर सकते। लेकिन अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर के तो नोटिस देने की गरज नहीं है। लेकिन अगर गुड्स नॉर्मल नेचर के तो आपको नोटिस देना है। यस, नोटिस नहीं देंगे तो लॉस किसका? तुम्हारा। प्रॉफिट किसका? प्रॉफिट किसका? बायर का। अगर मान लेते हैं नोटिस दिया तो प्रॉफिट किसका और लॉस किसका? वेरी गुड। कितने इतने होशियार होंगे, मुझको पता नहीं था। What are the rights of the unpaid seller against the goods under the sale of goods act? Against the goods बोला है, against the goods. Right of lien, right of stoppage in transit and right of resale. कितने मार्क के लिए आया हुआ है? 6 मार्क के लिए, नवंबर 2019। तो 6 मार्क के लिए आपको लिखना कितना है? 10 मिनट में जितना होगा उतना। Okay, and then next one, what are the rules regarding the auction sale? Auction sale के rules क्या है? Again, lots में बेचे तो lots के लिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा, फॉल ऑफ हैमर पे कंप्लीशन होगा। तीसरा, राइट टू बिड रिजर्व करा जा सकता है। एंड लास्ट वन, एक क्या होगा बोलो? रिजर्व प्राइस होगा। चलो वापस एक बार मैं एक सवाल पूछता हूं, व्हाट आर द राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स? बताओ फटाफट। राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड, बताएंगे स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब होगा? when he has given the goods to the carrier, goods to be delivered to the buyer. ट्रांजिट कहां से लेके कहां तक होता है? बायर, सेलर ने कैरियर को दिया, कैरियर से लेकर के बायर को जब तक मिलेगा तब तक ट्रांजिट शुरू है। बीच में ही अगर बायर ने गुड्स का डिलीवरी ले लिया तो ट्रांजिट शुरू की खत्म। बीच में बायर ने गुड्स को रिजेक्ट करा, ट्रांजिट शुरू की खत्म। शुरू, सही बात है। अगर बीच में बायर ने गुड्स को सेलर के कंसेंट पे बेच दिया तो ट्रांजिट शुरू की खत्म। अरे श्योर। अगर मान लेते राइट टू डिस्पोजल रिजर्व करा है और गुड्स पहुंच चुके हैं, गुड्स पहुंच चुके हैं डेस्टिनेशन पे, तो बताएंगे क्या? ट्रांजिट शुरू की खत्म। शुरू, शुरू, सही बात है। अगर कैरियर ने एक्नॉलेज करा बायर को कि गुड्स तुम्हारे मेरे पास है तो ट्रांजिट शुरू की खत्म। खत्म, अनिश्योर। तो ये कुछ रूल्स रिगार्डिंग द राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट याद रखना। राइट ऑफ रीसेल तो अभी हमने डिस्कस कर लिया। व्हाट आर द राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर? suit for price, suit for damages, suit for cancel, suit for interest. इंटरेस्ट रेट फिक्स है तो? फिक्स नहीं है तो? अच्छा, व्हाट इज सूट फॉर डैमेज? डैमेज इज फॉर ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सही बात है। उसके बाद सूट फॉर डैमेजेस, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। क्या वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मतलब आप गुड्स को खरीदी करिए, ये बोल सकता है? अरे श्योर, पक्का। व्हाट आर द राइट्स ऑफ द बायर अगेंस्ट द सेलर? डैमेज फॉर नॉन डिलीवरी, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सूट फॉर प्राइस, नालायक, सूट फॉर कैंसलेशन रेपुडिएशन एंड सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी। क्लियर, पक्का? ओके, चलिए। तो यहां पे खत्म हो आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट। एनी डाउट इन सेल ऑफ गुड्स एक्ट? एनी डाउट इन सेल ऑफ गुड्स एक्ट? अरे श्योर, पक्का। चलो एक काम करना, अभी अभी काम करना। जाएंगे नहीं, जाएंगे नहीं, कहां जा रहे हो आप? कंप्लीट द चार्ट। राइट ऑफ अनपेड सेलर, और बिना देखे करना है। सारे किताबें, टेक्स्ट बुक बंद कर दो, सारे टेक्स्ट बुक बंद। कंप्लीट द चार्ट।
अभी तो आप घर जा रहे हो ना, अभी तो क्लास नहीं है ना? वाह। कल टाइमिंग बता दूंगा। क्यों? विल डिसाइड अबाउट इट। पहले चार्ट कंप्लीट करो, विल डिसाइड, विल निगोशिएट। हो गया? हो गया। हो रहा है क्या? तो लिखो। आपको नहीं, पीछे लिखो, आपको ही बोल रहा हूँ। व्हाट्स नेम? व्हाट्स नेम? सादिया जी। देखिए ना, इधर उधर क्या देख रहे हो? अच्छा, कल आपका डीजे पार्टी है ना? अरे क्या तैयारी वगैरह करे कि नहीं करा आपने? हाँ जी। क्यों? आप आ रहे हो ना सब लोग? कमिंग नो? मैंने सुना है बहुत जोरों शोरों से तैयारी चल रही है आपकी। शॉपिंग विपिंग करा कि नहीं करा? आपको हो गया है? शॉपिंग विपिंग करा कि नहीं करा डीजे पार्टी का? शॉपिंग वगैरह कुछ करा कि नहीं करा? नहीं? जाओ जाओ बेटा, जाओ तुम, जाओ, बहुत घाई तुमको, जाओ। अच्छा। कितने बजे है? 7:15? मैं कल की बात कर रहा हूँ। 5 बजे का टाइमिंग दिया है।
आ जाना 5 बजे आ जाना। अच्छा कंप्लीट द चार्ट, हो गया पूरा। चलिए तो यहाँ पे हमने खत्म कर दिया अपना सेल ऑफ गुड्स एक्ट का रिवीजन। अब एक ही एक्ट बचा हुआ है जिसका नाम क्या बोलो, पार्टनरशिप एक्ट। चलिए विल डिसाइड अबाउट द शेड्यूल अबाउट ऑफ पार्टनरशिप एक्ट एंड विल लेट यू नो। सो मिलते हैं अभी कल, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।